हेलो बच्चों, तो देखो हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टॉपिक नंबर फर्स्ट की जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? टाइम के अकॉर्डिंग चार्ज का चेंज होना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। इसकी यूनिट होती है 1 एम्पियर और आपकी जो चार्ज की कूलम और टाइम की सेकंड। 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ होते हैं और 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁶ होता है। और किसी कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, जो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं लोअर पोटेंशियल से हायर और करंट फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर। जो करंट की डायरेक्शन होती है बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव, जिसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो होती है लोअर पोटेंशियल से हायर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स करंट। और करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि वो एडिशन स्केलर रूल को ओबे करता है। और वैसे कंपटीशन के हिसाब से करंट एक टेंसर क्वांटिटी होती है, बट सीबीएसई के अकॉर्डिंग यह एक टेंसर, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। अगर कंपटीशन में पढ़ रहे हो आप तो वो टेंसर है। इसकी बेटा 9 ट्रिक है जिससे सारे क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे। सबसे पहले ट्रिक है, अगर आपको चार्ज दे रखा है, जैसे क्या वो दे रखा है 2 T⁻⁻1, ठीक है, टाइम की वैल्यू दे देता है कुछ भी, तो करंट फाइंड करना है तो क्या कर देना इसका डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का दूसरा अपोजिट क्या होता है? इंटीग्रेशन। अगर आपको चार्ज निकालना है, आई की वैल्यू दे देता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेट कर देना। इंटीग्रेट का दूसरा नाम क्या होता है? एरिया अंडर कर्व। किसके किसके बीच में? आई और टी के बीच में, ठीक है। एरिया अंडर कर्व किस किस के बीच में? आई और टी के बीच में। और ये है बेटा आई इजक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई में एफ। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें पता है बेटा क्यू तो ये रहा और 1/टाइम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। और ये ओम्स लॉ पुट कर दिया, आई इजक्वल टू वी अपॉन में आर और क्यू इजक्वल टू एन ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ये। और टी का टी, ये CBSE 2021 के अंदर न्यूमेरिकल आया था आपका। और ये तो बेटा वी अपॉन में आर सिंपल आई, और ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज टी का टी। सर्कल के अंदर ये फॉर्मूला लगाना बेटा, आई इजक्वल टू क्या वी अपॉन में 2πr, क्योंकि हमें पता है सर्कल की जो वेलोसिटी होती है वो होती है 2πr अपॉन में टी। और ये बेटा मॉलिक्यूल्स के अंदर लगाना, जैसे आपका NaCl, Na मॉलिक्यूल पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग वैल्यू होगी। और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देना? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम और टी फॉर टाइम मिलेगा आपको ये, ठीक है। ये जो वैल्यू होगी आपकी, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये आपका टाइम टी, ठीक है ये। और ट्रिक नंबर लास्ट की है, आई इजक्वल टू क्या वो अपॉन में टी। तो टी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2π अपॉन में ओमेगा, ओमेगा ऊपर चला गया, ठीक है। अगर रोटेशंस के अंदर हो तो ये निकालना आप। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। एक पोटेंशियल डिफरेंस है 200 वोल्ट और आपका रेजिस्टेंस है ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, टाइम दे दिया बेटा 1। तो देखो ट्रिक लगेगी, आई का फॉर्मूला सिंपल होता है क्यू अपॉन में टी, आई का फॉर्मूला वी अपॉन आर, ओम्स लॉ, क्यू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, टी का टी। वोल्टेज आपकी 200, रेजिस्टेंस कितना है 100, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ये 1.6 × 10⁻⁹, टाइम कितना है 1। तो बेटा ये तो 2 हो गया n और मल्टीप्लाई में 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है। तो n की वैल्यू 2 अपॉन में 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है। ये आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई दे दिया बेटा, टी दे दिया, इस एरिया के अकॉर्डिंग चार्ज फाइंड करना है। तो मैंने बताया था एरिया अंडर करो इसका एरिया फिर इसका, ये तो ट्रायंगल है तो 1/2 बेस, हाइट कितनी है 5, 1/2 बेस मल्टीप्लाई में हाइट क्या है 5, फिर प्लस ये एरिया देख लो आपका, ये भी 5 और ये भी 5 बीच का, तो एरिया ऑफ स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई में 5, ठीक है। इसको कैलकुलेट आप इजीली कर सकते हो। अब बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। किसी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की जो बहुत कम स्पीड होती है उसको बोलते हैं बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डेफिनेशन, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए कंडक्टर नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो रफ्तार होती है बेटा वो होती है 10⁻⁻⁵ मीटर पर सेकंड, बहुत स्लो होती है। देखो बेटा ये तो इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ मूव करेंगे और करंट इस तरफ फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, फोर्स भी इस तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स लगेगा तो F = ma। और
ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन की इस तरफ है, तो नेगेटिव साइन इसके लिए आया है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ से ए निकाल सकते हैं हम, ए इक्वल टू माइनस का ई अपॉन में एम। और ड्रिफ्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल एसेलरेशन मल्टीप्लाई में टाइम। ठीक है, ये टाइम होता है बेटा रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब किसी कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को जब कोलाइड करते हैं तो वहाँ पे जो टाइम रिलैक्स करता है उसी को बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। जैसे टाइम नंबर फर्स्ट, टाउ नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और लास्ट का nth हुआ। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये टाउ बेटा। अब बात करते हैं इसकी रिलेशन बिटवीन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। देखो बेटा सिंपल सी बात है, रिलेशन बिटवीन करंट और ड्रिफ्ट में एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे, ये कंडक्टर की लेंथ है, ये एरिया है, ये यहाँ पे पोटेंशियल है, ये यहाँ पे की है। एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई फंडामेंटल चार्ज है तो टोटल चार्ज इक्वल टू वॉल्यूम को कितने से मल्टीप्लाई कर देना, एन ई से। एन का मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम से ही ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन में टाइम, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं हम। और टाइम का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला सिंपल होता है लेंथ डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। यहाँ पे कंपेयर कर देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंथ अपॉन में टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ अपॉन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एल से एल कट जाएगा, विद डी ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इसको याद करने का सिंपल सा कंसेप्ट है विना, रिलेशन बिटवीन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी ई एन ए विना। ए का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई का मतलब फंडामेंटल चार्ज, वी डी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में है तो माइनस का साइन लगाना यहाँ पे, नहीं तो रहने देना। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म है तो यूज़ करना इसको। ठीक है, और सिंपल लिख रहे हो आप तो ऐसे लिखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन में एम। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ट्रिक है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायमीटर पे डिपेंड नहीं करती, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बेटा पोटेंशियल अपॉन में लेंथ। क्योंकि हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आया है बी माइनस का ई टाउ अपॉन में एम। तो ड्रिफ्ट डायरेक्टली टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल अपॉन में डिस्टेंस या लेंथ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इन्वर्सली एरिया होगा, और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को जब कोलाइड करता है तो वहाँ पे एनर्जी गेन करता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी है आपकी लैम्बडा, जिसको वेवलेंथ कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन ले रखा हमने क्यू। तो ये फॉर्मूला पोटेंशियल का होता है वर्क अपॉन में चार्ज। तो वर्क का क्या हुआ, पोटेंशियल मल्टीप्लाई में चार्ज, तो पोटेंशियल का पीछे बताया था मैंने, ये भी है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई में डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पे वेवलेंथ है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज, ये वाला वेल चार्ज हो जाएगा पोटेंशियल का लैम्बडा और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये होगा। और जो वेलोसिटी होती है आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट 3 बोल्टमैन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर और मास। बेटा ये मास कैसे निकालना है आपको, एटम का मास अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। और ये थर्मल वेलोसिटी याद रखनी है 2 kBT अपॉन में एम, एम का मतलब गिवन मास। और ये रिलेशन बिटवीन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली टू टाउ होती है, और टाउ का मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर होता है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ये क्वेश्चन कह रहा है आपका सीबीएसई 2023 के अंदर आया था आपका, एक स्टेडी करंट फ्लो थ्रो ए वायर ए बी, एक ए बी के अंदर करंट फ्लो कर रहा है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, व्हाट हैपन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोंग द वायर, जस्टिफाई योर आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड के और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताना है। एक कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है बेटा ए से बी। देखो हमें पता होना चाहिए कि जो बेटा करंट है वो नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर के अंदर कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। और जो एरिया और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बेटा वो चेंज होगा, क्योंकि हमें पढ़ लिया यहाँ पे विना ए एन ई वी टी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इन्वर्सली क्या होता है आपका एरिया। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वहाँ पे इंक्रीज होगी जिसका एरिया क्या है, कम है। ठीक है, इसका एरिया तो क्या है, ज़्यादा। आपको पता है जो एरिया है वो बी का तो है ज़्यादा देन किससे, ए से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसके क्या होगा, अपोजिट होगा बेटा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, ए की ज़्यादा होगी, किससे, बी से। कहने का मतलब एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, बट करंट इसमें क्या है, कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर के अंदर जो आपका करंट होता है बेटा वो रिमेन्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, नहीं तो आप इसको वैसे भी लिख सकते हो बोर्ड के अंदर कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रो ए कंडक्टर इज सेम
कि जो आपका करंट होता है वो नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर के अंदर कांस्टेंट होता है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर के अंदर। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज वेरिंग, सो करंट डेंसिटी थ्रू द वायर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी नॉट सेम, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। ओम्स लॉ क्या होता है बेटा, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यहाँ से कांस्टेंट खोलती है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, ग्राफ वी का और आई का ऐसे बेटा ये स्लोप रहेगा इसका, आई से वी का इस तरफ, ठीक है। और लिमिटेशंस क्या है, सेमीकंडक्टर पे ओबे नहीं करता, नहीं सुपर कंडक्टर पे, सभी मेटल पे ओबे नहीं करता, ना तो हाई टेम्परेचर पे लगता है ये, ना लो टेम्परेचर पे, ठीक है। जैसे मान लो बेटा ये है, ये आपका नॉन ओमिक लॉ है जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। ओम्स लॉ बेटा स्ट्रेट लाइन पे ही लगता है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर के लिए ये पता है आपको, इस तरफ करंट होता है, इस तरफ वोल्टेज, इस तरफ भी वोल्टेज, इस तरफ करंट। ये करंट होता है मिली एम्पियर, ये माइक्रो में होता है, ये नी वोल्टेज होता है फॉरवर्ड बायस के लिए करेक्टरिस्टिक्स, और ये ब्रेक डाउन, ठीक है, रिवर्स बायस के लिए। तो ये भी एक प्रकार से नॉन ओमिक लॉ है। ये इसके न्यूमेरिकल्स है, ये कह रहा है आपके पास एक एक्स और एक वाई दो रेजिस्टेंस है, इस करंट और वोल्टेज का ये है ग्राफ है यहाँ पे, तो कौन सा रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, इसमें टेम्परेचर बेटा, ठीक है। तो आपको पता है, पहले टेन लगाओ स्लोप के लिए, टेन आई अपॉन में वी परपेंडिकुलर बटे बेस 1/r। रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा जिसका एंगल कम है, तो रेजिस्टेंस ऑफ एक्स ग्रेटर देन टू रेजिस्टेंस ऑफ वाई, ठीक है। ये भी बेटा सेम ही है, तो T2 ग्रेटर देन T1। या आप डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊँ, MCQ के अंदर हो, जो वी के नज़दीक पड़ता है बेटा वही आंसर आएगा आपका। वी के नज़दीक क्या है, T2, तो ये आंसर है ग्रेटर रेजिस्टेंस। इसमें वी की तरफ क्या है, एक्स, तो ये ग्रेटर। अगर ग्राफ होता वी से आई का, यही सेम ऑप्शन होता, ठीक है, तो ये आंसर आता है T1 ग्रेटर देन टू T2। ये कह रहा है नेगेटिव रेजिस्टेंस कौन सा है, ऐसे रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है, ऐसे नेगेटिव, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस आपको पता है DE। DE कौन सा ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है, स्ट्रेट लाइन देख लो बेटा, ये है बी से सी, बिल्कुल स्ट्रेट है ये, बी से सी स्ट्रेट लाइन है। डिडक्शन बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को कैसे डिटेक्ट करते हैं, ये रिलेशन बिटवीन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला कर दिया बेटा। यहाँ पे ड्रिफ्ट का फॉर्मूला होता है ई टाउ अपॉन में एम, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल अपॉन में लेंथ, ये पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और जो वी का तो बेटा सेम, आई भी सेम, और ये एम एल ऊपर चला जाएगा, ई एन ई स्क्वायर टाउ नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये तो आई है, ये वी है, तो ये किसकी वैल्यू होगी कंप्लीट, आर की। तो आर की वैल्यू होती है बेटा एम एल ए एन ई स्क्वायर टाउ। एम का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल लेंथ, एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन और रिलैक्सेशन टाइम। रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, किसी कंडक्टर के अंदर करंट को अपोज करे, रेजिस्टेंस कहलाता है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आर इज इक्वल टू वी अपॉन में आई, यूनिट पता है सबको, ओम्स होती है बेटा, और सिंबल ये होता है। रेजिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करता है, इस पे। एक तो बेटा देखो रेजिस्टेंस की डायरेक्टली टू लेंथ है, और रेजिस्टेंस इन्वर्सली टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। टाउ का मतलब 1/टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर ऊपर चला जाएगा, ये रहा, ठीक है। और एन का मतलब 10th क्लास तक एन का मतलब होता है नेचर ऑफ मटेरियल, लेकिन +2 के अंदर हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब बात करते हैं बेटा रेजिस्टिविटी की, जिसका दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। बेटा सेम रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है रेजिस्टिविटी, और ड्राइव कैसे है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली टू लेंथ, ए इन्वर्सली टू एरिया, दोनों को वो इकट्ठा कर देते हैं बेटा। तो यहाँ से कांस्टेंट आएगा रो, तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एरिया पर यूनिट लेंथ नोन एज रेजिस्टिविटी। यूनिट इसकी बेटा ओम्स मीटर होती है। और ये जो आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, जो ये है वैल्यू, ये यहाँ पे पुट कर देंगे आप, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एल से एल, तो आपका आंसर ये आएगा। और रेजिस्टिविटी बेटा दो बात पे डिपेंड करते हैं, एक तो टेम्परेचर पे, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पे। ये लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। अब बहुत सारी डेफिनेशन है बेटा। करंट डेंसिटी का मतलब होता है जितना कंडक्टर के अंदर आप करंट बढ़ा रहे हो उसका एरिया भी इंक्रीज होगा, और यहाँ से कांस्टेंट खुलेगा जे, तो जे का फॉर्मूला होता है करंट अपॉन में एरिया, नॉन एज करंट डेंसिटी। यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब बता है बेटा, आपको जब डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो क्या आएगा आपका, कोस थीटा, थीटा एंगल होता है करंट का, और यहाँ पे बेटा एरिया का, ध्यान रखना जे का नहीं होता। जैसे कोई कंडक्टर आपके अंदर, आपको पता है एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस पे परपेंडिकुलर और इस तरफ से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो इन दोनों का बीच का एंगल होता है, ठीक है। और दोनों ही बेटा सेम डायरेक्शन के अंदर होते हैं, करंट भी और एरिया भी, क्योंकि कोस जीरो तभी तो आएगा यहाँ पे मैक्सिमम जी। और यूनिट इसकी क्या होती है बेटा, इसकी तो एम्पियर, इसका मीटर स्क्वायर, ठीक है, ए से कैंसिल। तो जे का रिलेशन ड्रिफ्ट में ये होता है बेटा, जे इज इक्वल टू एन ई वी टी।
करंट कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी यूनिट होती है इसकी ओम्स इनवर्स मीटर इनवर्स। ये रो की वैल्यू को अपोजिट कर दिया। ग्राफ अगर सिग्मा का और टेम्परेचर का हो तो बेटा हाइपरबोला। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, यूनिट ओम्स है बेटा ओम्स इनवर्स। आर की वैल्यू को अपोजिट कर देना, ये जी की वैल्यू आ जाएगी और ग्राफ हाइपरबोला बेटा। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या कहलाता है, मोबिलिटी। यूनिट ड्रिफ्ट की सिंपल मीटर पर सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये ऊपर ले गई, इसको अपोजिट कर दिया, ई से ई कट जाएगा। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, सिंपल ई टाउ अपॉन में एम। तो ड्रिफ्ट मोबिलिटी डायरेक्टली टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी टाउ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैंसिल होगा। और टाउ का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को अगर बढ़ा रहे हो तो मोबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी बेटा। एक बात ध्यान रखना इसके अंदर आप कि मोबिलिटी पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करती बेटा। ये आपका एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा ई या ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म। ये क्या है बेटा, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वो स्केलर फॉर्म में बेटा। ये जो आपकी वैल्यू है ये स्केलर है, ओम्स लॉ स्केलर फॉर्म है। देखो रिलेशन बिटवीन करंट और ड्रिफ्ट का ये फॉर्मूला है। एरिया को इसके नीचे लेके आ गए, करंट अपॉन में एरिया जे हो गया आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और जो ऊपर की वैल्यू है नीचे की तरफ आ जाएगी। और ये जो वैल्यू है आपकी पता है आपको रो की है, तो 1 अपॉन में रो क्या कहलाता है, सिग्मा। नेक्स्ट बेटा रेजिस्टेंस सीरीज में रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं क्योंकि करंट सेम होता है और पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम होता है, रेसिप्रोकल होता है। इसमें रेजिस्टेंस हाई होता है क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा, करंट उतना कम। इसमें रेजिस्टेंस बेटा लो होता है क्योंकि रेजिस्टेंस इन्वर्सली टू एरिया, एरिया इसका ज़्यादा हो गया, रेजिस्टेंस कम, तो करंट भी इसमें ज़्यादा होगा। और ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद करना है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का एल्फा इज इक्वल टू हायर रेजिस्टेंस माइनस लोअर रेजिस्टेंस अपॉन में लोअर रेजिस्टेंस, हायर रेजिस्टेंस माइनस हायर टेम्परेचर माइनस लोअर। और इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं रूम टेम्परेचर। मोस्टली क्वेश्चनों के अंदर ये 27 डिग्री सेल्सियस ही होता है बेटा। मेटल का एल्फा पॉजिटिव होता है, नॉन मेटल सेमीकंडक्टर का नेगेटिव होता है। और ये फॉर्मूला याद रखना आप रेजिस्टेंस टू स्ट्रेच वायर का, R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्केयर। R1 तो बेटा न्यू रेजिस्टेंस है, R2 गिवन रेजिस्टेंस जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और L1/L2 स्ट्रेच लेंथ है। इसका क्वेश्चन आपका बोर्ड में ऐसे आ सकता है, जैसे एक स्ट्रेच लेंथ को डबल कर दिया, एक रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, स्ट्रेच लेंथ कितनी बेटा 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और ये भी कितना है 2, तो 8 ओम आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्टली। ये 3 ग्राफ पूछ सकते हैं आपका रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के में किसका ग्राफ है बेटा। ये आपको पता है रेजिस्टिविटी डायरेक्टली टू टेम्परेचर किस में होता है बेटा, मेटल, तो ये मेटल का ग्राफ है। और रेजिस्टिविटी इन्वर्सली टू टेम्परेचर, ये इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का ग्राफ है बेटा आपका। और ये है रेजिस्टिविटी और जो टेम्परेचर के बीच में स्लोप इसका बहुत कम चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये अलॉय का ग्राफ है। रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के अंदर बहुत कम चेंजमेंट है तो वो अलॉय होती है बेटा। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज बाई 25% ऑफ इट्स वैल्यू एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 2 × 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये कह रहा है बेटा आपको कि टेम्परेचर फाइंड करना है, फाइनल टेम्परेचर, क्योंकि इसने इनिशियल तो दे दिया बेटा कितना है, रूम टेम्परेचर 27, और कितना इंक्रीज हो गया आपका बेटा ये 25। तो आपको पता है सिंपल जो एल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है, R2 - R1/R1 हायर टेम्परेचर माइनस लोअर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो ठीक है। तो आपको पता है ये R1 इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और R1 इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + एल्फ़ा हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। देखो बच्चों अब क्या है इसमें, ये बेटा 25% इंक्रीज हो रहा है, तो ये फाइनल में इंक्रीज हो रहा है बेटा। ये आपका फाइनल है, ये इसका इनिशियल है। तो इनिशियल तो आपका सेम एज है, इसमें 25% ऐड करो बेटा, तो कितना हो गया 125 अपॉन में परसेंट खोलते हैं तो 100 R1, ये R1 सेम एज 1 + एल्फ़ा
T2 माइनस T1, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको काट लेते हैं, ठीक है। या सेम रखो, 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपकी 2 मल्टीप्लाई 10⁴, ठीक है बेटा। ये आपकी अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी है। और हायर टेम्परेचर नहीं पता, लोअर कितना है 27। जब आप इसको कंप्लीट सोल्व करते हैं तो आपका जो T2 आएगा बेटा वो 1277 डिग्री सेल्सियस आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो बच्चों, किसी मान लो आपके पास एक पॉजिटिव नेगेटिव सेल है, ऊपर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये इंटरनल है, ये ओपन की है। ओपन की के अंदर जो करंट फ्लो नहीं होता, उस कंडीशन में जो आपने सेल लगाया है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। और इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से, यूनिट वोल्ट होती है। और टर्मिनल वोल्टेज का मतलब ऐसी वोल्टेज जिसमें करंट फ्लो होता है क्लोज सर्किट में, जैसे क्लोज करते ही इसमें करंट जाएगा, तो V इजक्वल टू आई आर। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। और इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास ये सेल है, ये बेटा 2 इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट, ये जो सब मटेरियल होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो दो होते हैं इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। इनके अंदर जो करंट अपोज होता है इनको क्या बोलते हैं हम, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस की यूनिट बेटा ओम्स होती है, और इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस को याद करने का एक अच्छा मेथड है कि किस पे डिपेंड करता है, एक ट्रिक है बेटा DCATN। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड। 2 इलेक्ट्रोड के डिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो बेटा इंटरनल भी इंक्रीज होगा, 2 इलेक्ट्रोड। और सेकंड है आपका कंसंट्रेशन। जितनी ज़्यादा सेल की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी इतना इंटरनल भी इंक्रीज होता है, बट आयनाइजेशन इसका कम होता है बेटा। इंटरनल इन्वर्सली टू एरिया, इंटरनल इन्वर्सली टू टेम्परेचर, और इंटरनल इन्वर्सली टू नेचर ऑफ मटेरियल। जितना हम नेचर ऑफ मटेरियल को बढ़ा रहे हैं इंटरनल उतना कम होता है। अब बेटा इसमें रिलेशन, तीनों में रिलेशन क्या है, देखो यहाँ से करंट फ्लो करते हैं हम। करंट टोटल EMF अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ पे स्मॉल आर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। ये तो हो गया आपका टर्मिनल वोल्टेज, तो हमें यहाँ से आर निकालना है, तो E माइनस वी। ये इंटरनल रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला याद रखना आप। इंटरनल रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ग्रेटर देन होता है टर्मिनल वोल्टेज से। और एक फार्मूला बेटा ओम्स लॉ की फॉर्म में I इक्वल टू V अपॉन में आर। एक तो ये फार्मूला भी याद करना है आपको, एक ये भी और एक बेटा ये भी, ठीक है, दो। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों याद रखना, I इक्वल टू EMF अपॉन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल। अगर एक्सटर्नल सर्किट में जीरो है तो बेटा वहाँ पे करंट मैक्सिमम होगा। डिस्चार्जिंग बाई सेल, ये आपके पास EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये करंट अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो सेल डिस्चार्ज हो रहा है बेटा। फॉर्मूला होगा V इजकल टू E माइनस आई आर। इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बड़ा होता है किससे बेटा, टर्मिनल वोल्टेज से। अगर करंट सेल के अंदर की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब चार्ज है, तो फॉर्मूला बेटा ये होगा। यहाँ पे आपका टर्मिनल वोल्टेज ग्रेटर होता है किससे, EMF से। अगर बेटा सर्किट ओपन है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E किसके बराबर होता है, टर्मिनल वोल्टेज के। ये बेटा ग्राफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, तो बेटा ग्राफ स्ट्रेट। और यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है V का और I का। ये डिस्चार्जिंग प्रोसेस है पता है आपको, तो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है आपको V का और I का। तो स्ट्रेट लाइन लगाओ बेटा, y इक्वल टू mx प्लस सी। यहाँ पे तो v, ये x हो गया, ये स्लोप है, ये e है, ठीक है। और ये ग्राफ है v और r का। आपको पता है ये डिस्चार्जिंग प्रोसेस है, ये ओम्स लॉ पुट कर दिया, v अपॉन में r, ये इस तरफ लेके आ गई, v कॉमन, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम इन दोनों को इक्वल कर देते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज EMF के हाफ होगा। अगर आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट कर देंगे तो V E के एक बराबर होगा, ठीक है। अगर R को इनफाइनाइट करोगे, मतलब R है आपका, इसके पैरेलल इनफाइनाइट करोगे तो V किसके इक्वल आएगा, EMF के। ये क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट कि एक ये ग्राफ है, यहाँ पे 60 वोल्टेज है, यहाँ पे 1 एम्पियर, ठीक है।
बेटा यहाँ पे कह रहा है आपके पास 3 आइडेंटिकल सेल है। तो सबसे पहले बेटा ऐसी कंडीशन के अंदर जितना आपका ई उतना आपका वी होता है। कितने सेल है बेटा? 3। तो क्या फाइंड करना है? ईएमएफ। तो कितना है आपके? टोटल 3। ठीक है ना, कितना है आपका? 3 है ये। देखो इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है आपसे कि 3 आइडेंटिकल सेल है बेटा। तो यहाँ पे आपका 3 ईएमएफ, वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज तो ये होता है आपका कितना है? टोटल 6। तो ईएमएफ कितना आ गया आपका? 2 वोल्ट। अगर आपको ये डायरेक्ट निकालना है तो ईएमएफ निकालने का कंसेप्ट है जो नेट वोल्टेज जो यहाँ पे ड्रॉ होगी बेटा अपॉन में कितने सेल है, नंबर ऑफ सेल, 3 4 जो भी है, ठीक है, डायरेक्ट ईएमएफ आ जाएगा आपका। और फिर कह रहा है इंटरनल निकालना है। इंटरनल रेजिस्टेंस तब फाइंड आउट होता है बेटा जब डिस्चार्जिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं हम। और इस प्रोसेस में जो आपका वी होता है वो क्या होता है? 0। और ईएमएफ तो आपका आ ही गया कितना? 2। करंट कितना है यहाँ पे? 1। आर का आर, तो कितना आ गया आपका इंटरनल? 2 ओम। अगर आपको इंटरनल निकालना है तो टर्मिनल वोल्टेज को 0 करना होगा, ठीक है। अब है 2 सेल इन सीरीज बेटा। एक सेल E1 एक E2 है। ये इंटरनल R1 R2 है। करंट बाहर की तरफ तो डिस्चार्जिंग प्रोसेस। अब नेट पोटेंशियल ए से सी का इन दोनों को ऐड कर दो। माइनस आई कॉमन ले लिया यहाँ पे, ठीक है। और इक्विवेलेंट यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा? V इक्वल टू ई इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट। अब इनको कंपेयर कर दिया, ये वाली टर्म इसके इक्वल है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये इसके बराबर। कहने का मतलब क्या है? जो आपका ईएमएफ होगा वो E1 प्लस E2 डॉट डॉट। और इंटरनल भी बेटा ये अगर टर्मिनल अपोजिट है तो न्यूमेरिकली पोर्शन में अगर टर्मिनल अपोजिट है तो ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट, तो कितना आ गया? ई इक्वलेंट 7 वोल्ट। और इंटरनल को डायरेक्ट ही ऐड करते हैं बेटा। जैसे मान लो ये 2 ओम, ये 4, तो 6 ओम। अब बात करते हैं 2 सेल इन पैरेलल की। बच्चों देखो आपके पास 2 सेल है E1 और E2। यहाँ से करंट बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ, तो टोटल करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2। आपको पता है डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला ये है, तो आपको I इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन में R1, ठीक है ना। इस कंपेयर करते हैं बेटा ये सेकंड के लिए। अब माइनस वी कॉमन ले लिया यहाँ से। और इक्विवेलेंट के लिए आई इक्वल टू जो नेट करंट है, यहाँ पे नेट पोटेंशियल वी है, ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट माइनस में वी अपॉन में आर इक्विवेलेंट। इन दोनों को कंपेयर करने पर बेटा जो ये जो वैल्यू है इसकी इक्वल है, माइनस वी से माइनस वी कैंसिल हो जाएगा, और जो ये वैल्यू है आर इक्विवेलेंट के बराबर। बट ये फॉर्मूला आप न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ मत करना, जो मैं बता रहा हूँ आपको ये यूज़ करना। अगर सेल निकालने हैं तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन में R2 अपॉन में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन में R2, क्योंकि यहाँ से पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, फिर यहाँ से, तब ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो अब ये फॉर्मूला याद रखना। और ये एक बात और याद रखना, यहाँ पे अगर टर्मिनल दोनों सेम है बेटा तो यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। अगर डिफरेंट टर्मिनल होते हैं, जैसे बेटा ये न्यूमेरिकल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ई इक्वलेंट कैसे निकालोगे आप? तो ठीक है, तो ई इक्वलेंट का फॉर्मूला क्या होगा? E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। अब ये टर्मिनल नेगेटिव है तो नेगेटिव लो, E3 अपॉन में R3 अपॉन में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस इंटरनल तो बेटा प्लस ही होता है, ये आ जाएगा ई इक्वलेंट। और इंटरनल निकालना है तो अगर आपको बेटा ये प्लस ही होते हैं, चाहे यहाँ पे प्लस हो चाहे माइनस, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इससे इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बेटा नेक्स्ट ग्रुपिंग सेल इन सीरीज। बहुत सारे सेल लगा दिए तो टोटल नंबर ऑफ ईएमएफ एन ई, इंटरनल एन आर, टोटल आर प्लस एन आर। करंट का फॉर्मूला टोटल ईएमएफ बटे टोटल रेजिस्टेंस। अगर ये ग्रेटर है तो बेटा ये जीरो हो जाएगा आपका, ये ग्रेटर है तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ से बेटा जो आपका नेट करंट आएगा, एक तो ये याद रखना, एक ये मैक्सिमम हो, नहीं तो ये जो मेन फॉर्मूला आपका ये है। यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम होता है बेटा ग्रुपिंग सेल इन सीरीज़ के अंदर। MCQ के अंदर आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रुपिंग सेल इन सीरीज़ के अंदर क्या मैक्सिमम होता है बेटा, तो आंसर आएगा वोल्टेज। इसमें करंट होता है बेटा। पैरेलल के अंदर लगा दिया बेटा बहुत सारा ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो ईएमएफ टोटल तो कह नहीं सकते क्योंकि पैरेलल के अंदर है। तो इंटरनल कैसे लगा दिया? पैरेलल 1/R प्लस 1/R प्लस कौन सी टर्म बेटा? एन टर्म। इस वाली टर्म को n से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको रेसिप्रोकल कर दिया,
टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल प्लस ये इंटरनल का। तो करंट का फॉर्मूला वो है आपका टोटल मतलब ईएमएफ, टोटल तो है नहीं इसमें क्योंकि ये पैरेलल है, अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर अपॉन में एन, एन ऊपर चला जाएगा। ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब मिक्स के अंदर बेटा ये तो सीरीज़ में देखो, ये सीरीज़ है, ये भी आपका सीरीज़ है, ठीक है। और ये भी ये बेटा पैरेलल है इसकी तरफ। सीरीज़ के लिए तो हमने एन लिया है, पैरेलल के लिए हमने एम लिया है, ठीक है। और एन मतलब ज़्यादा है, एक एक के लिए एन आर और ज़्यादा के लिए एम यूज़ कर दिया, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस एन आर अपॉन में एम। तो फॉर्मूला क्या होगा करंट का बेटा, टोटल ईएमएफ सीरीज़ का अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस एन आर अपॉन में एम, एम ऊपर चला जाएगा। बेटा स्पेशल केस में अब ये यूज़ मत करना कि ये स्मॉल है, क्योंकि देखो अगर आप इसको स्मॉल यूज़ कर रहे हो तो ये लार्ज, तो ऊपर भी आ रहा है एन और यहाँ पे एम भी आ रहा है। तो इसको करंट को अगर मैक्सिमम करोगे तो जो आपका नीचे वाली टर्म है वो क्या होगी, मिनिमम। तो उसको रूट 2, एक रूट लेके और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पता है क्योंकि करने के बाद ऐसा ही होता है। ये रूट, ये 2 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ये वाली वैल्यू तब यूज़ करनी है बेटा जब सेम टर्म हो ऊपर की तरफ। तो ये मैक्सिमम, तो इसको क्या कर देंगे हम मिनिमम, तब स्क्वायर रूट लगाते हैं यहाँ पे। ये उतना ही माइनस कर दिया, उतना ही प्लस कर दिया, ये आइडेंटिटी का यूज़ कर दिया ए माइनस बी का स्क्वायर। हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो दोनों वैल्यू को किसके इक्वल रख दिया, जीरो के बेटा। इन दोनों वैल्यू को हमने जीरो के इक्वल रख दिया, तो जितना एक्सटर्नल उतना इंटरनल होगा यहाँ पे। ये बिल्कुल 10th के है, फॉर्मूला याद रखना आप। जूल्स लो क्या होता है, ई स्क्वायर आर टी, अगर जूल के अंदर निकालनी है, ठीक है। तो आपको पता है जो सीजीएस यूनिट कैलोरीज होती है इसकी, ठीक है। और एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना, पावर मल्टीप्लाइड टाइम। पावर के 3 फॉर्मूले हैं, एक वी आई, एक आई स्क्वायर आर, एक वी स्क्वायर अपॉन आर। एक यूनिट में 1 किलोवाट आवर होता है और 1 किलोवाट आवर में 3.6 × 10⁻⁶ जूल एनर्जी होती है इसमें। ये पावर के फॉर्मूले हैं, ये 1 2 3 4 5 स्केलर क्वांटिटी होती है। ये 3 यूज़ करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ये मैकेनिकल के लिए बेटा। अगर 2 बल्ब सीरीज लगा रखे हैं, रेजिस्टेंस इनके पास पोटेंशियल सेम है, तो पावर बेटा कम होगी। अगर पैरेलल है तो पावर क्या होगी, मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस इन्वर्सली टू एरिया की होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस इसमें तो पैरेलल है ऐसे R1 + R2, और इसमें सीरीज है R1 + R2। अगर ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे P = V² / R, तो R की वैल्यू V²/P इक्वलेंट V²/P1 + V²/P2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम पावर, यहाँ पे मैक्सिमम। नेक्स्ट है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, क्या होता है, सिग्मा I = 0। डेफिनेशन, किरचॉफ फर्स्ट लॉ ये कहता है बेटा जितना इस जंक्शन के अंदर की तरफ करंट आ रहा है उतना ही बाहर की तरफ इनकमिंग करंट, इनकमिंग इनकमिंग, ये आउट गोइंग करंट होता है बेटा, ठीक है। साइन कन्वेंशन, अंदर की जंक्शन के अंदर की तरफ पॉजिटिव, बाहर की तरफ नेगेटिव, ठीक है। और ये किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है बेटा। ये चार्ज है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। करंट जीरो, ये करंट जीरो हो गया तो ये भी इस तरफ जाके जीरो, तो चार्ज चेंज टू चार्ज का मतलब क्या होता है, फाइनल। जितना फाइनल उतना इनिशियल, तो किस पे बेस्ड है, ये चार्ज पे। नेक्स्ट है आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा ये होता तो बिल्कुल ईजी सा है, लेकिन इसको अप्लाई करने में टाइम लगता है। डिफाइन क्या होती है कि जो क्लोज पाथ पे जो नेट वोल्टेज होता है चेंज टू पोटेंशियल, मतलब जो नेट कितना होता है बेटा, जीरो, उसको हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं। ये एनर्जी पे बेस्ड करता है, क्योंकि आपको पता है वोल्टेज अगर जीरो है तो चेंज टू वर्क डन बराबर क्या होगा, जीरो। इसका मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल बराबर जीरो। तो जितना फाइनल उतना इनिशियल, और वर्क को हम क्या बोलते हैं फिजिक्स में बेटा, एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी ऑलवेज मीन्स कांस्टेंट। साइन कन्वेंशन, अगर आपके पास कोई पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहे हैं तो लास्ट में ये देख लो आप, लास्ट में क्या है, नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ऐसे ही बेटा ऐसे। जहाँ पे ये रेजिस्टेंस और ये करंट फ्लो कर दिया, बाई चांस ये तो हायर है, ये लोअर है तो लोअर आएगा। अगर हम चल रहे हैं लोअर से हायर तो हायर, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, V = IR। अब बेटा विस्टोन ब्रिज क्या होता है, आपके पास ऐसे 4 अरेंजमेंट होते हैं, PQRS, ठीक है। बीच के अंदर गैल्वोमीटर होता है, और गैल्वोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन करेगा, इसका मतलब ये ब्रिज बैलेंस्ड है।
और जीरो डिफ्लेक्शन क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, इसे व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। तो पी क्यू, ये पी, ये क्यू, ये आर और ये एस, ये प्रूफ करके दिखाना बेटा कैसे आएगा। देखो सबसे पहले इसमें करंट बांध रहे हैं हम आई, इसमें आई वन, इसमें आई जी, और ये करंट आएगा आई माइनस आई वन, और ये इस वाले करंट में से ये माइनस करना पड़ेगा आपको, और ये इन दोनों का जोड़ आई माइनस आई वन प्लस आई जी। तो एक लूप ऐसे लेते हैं, इसमें ऐसे। तो सबसे पहले लूप ए बी टी ए में। देखो बच्चों अब इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आप देखो लूप भी इसी तरफ है, करंट भी इस तरफ है, तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये क्या होगा पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा, अगेंस्ट है इसके आई माइनस आई वन आर बराबर किसके जीरो। यहाँ पे आई जी की वैल्यू जीरो करेंगे, क्योंकि बी का और डी का सेम पोटेंशियल है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इस बीच बेटा सेम चलाते हैं, ये नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव अगेंस्ट है आई जी जी, ये जीरो, ये भी जीरो बेटा, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है यहाँ से, तो यहाँ पे तो बचेगा आई वन क्यू, ये नेगेटिव है उस तरह जाके, ये तो सिंपल आई आई वन और ये एस। अब इनको डिवाइड करते हैं तो बेटा क्या आएगा पी क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन में एस, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। आप ये साइन कन्वेंशन सिंपल भी याद कर सकते हो, अगर ये कोई बच्चा पॉजिटिव ले रहा है तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा सेम ही होगा बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आपने ये पॉजिटिव लिया है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। ये न्यूमेरिकल करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का, ये चेक करते हैं बैलेंस्ड है या नहीं। देखो इसका पोटेंशियल मान रहे हैं हम एक्स, तो सेम स्ट्रिप है, इसका भी एक्स होगा। अगर ये वाई मान रहे हैं तो ये भी वाई। तो सबसे पहले बीच का यूज़ करते हैं बेटा, ये आपका वाई और ये एक्स, ये है 5 ओम। पहले इस तरफ एक्स, ये आपका वाई, पहले मिला लेते हैं इनको, फिर चेक कर लेंगे बैलेंस्ड है या इनबैलेंस्ड। ये सेल है 4 वोल्ट का। तो देखो बेटा पहले एक्स से वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में है 1 ओम, और वाई से वाई के बीच में 2 ओम, और एक्स से एक्स के बीच में 2, और एक्स से वाई 4। तो बेटा ये इसमें करंट जाएगा नहीं, 1/2 रेशियो है, 1/2, इसका भी 1/2, तो ये कितना हो जाएगा आपका जीरो। तो ये कितना हो गया, रेजिस्टेंस क्या है सीरीज़ में 3 हो गया, आ गया आपका, और ये कितना है 6। अब दोनों ये पैरेलल है, तो 1/6, ये 3, ये पैरेलल। अब कर लो बेटा इसको सोल्व, 3 2, तो 2 आंसर आया 2 ओम। करंट का फॉर्मूला V/R, 4/2 बेटा 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा इस पूरे सर्किट में। ठीक है, बैलेंस्ड कब होता है, जब सेम रेशियो है, चाहे ये अपॉन में ये करके देख लेना। ठीक है, 1/2, ये भी 1/2 ही होगा, तो जीरो करना है, क्योंकि सेम पोटेंशियल में करंट फ्लो नहीं होता है आपका। ठीक है, तो ब्रिज कैसा है, ये बैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड होता है तो बेटा हम यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाएंगे, एक यहाँ पे, एक ऐसे, या तो ऊपर से या फिर नीचे से, फिर उसको एलिमिनेशन मेथड से हम निकाल सकते हैं इजीली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, आपके पास ये डायग्राम है, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम 1 2 और आर इन द सर्किट शो एन फिगर। कहने का मतलब ये है, ये 4 ओम का है आपका, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 10 वोल्ट, यहाँ पे 6 वोल्ट। ठीक है, इसके अंदर करंट फाइंड करना है आपको। तो बेटा देखो सबसे पहले करंट, किसी भी एक सेल से आप करंट को बाहर की तरफ निकालते हैं हम, जैसे मान लो बीटा ये पॉजिटिव लिया है, तो ये करंट अपनी तरफ से अज्यूम कर रहे हैं, लेट हम I1। ठीक है, ये करंट I1 तो यहाँ से चलेगा, एक है बेटा आपका ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये मान रहे हैं हम I2, तो ये क्या जाएगा बेटा, ये जो करंट होगा ये इसके अपोजिट होगा, ये मतलब, ठीक है,
यहाँ से करंट जाके इसमें चला जाएगा, तो ये भी कौन सा होगा आपका I2। ये करंट इस तरफ से I1, इस तरफ से I2, टोटल हो जाएगा I3 मतलब I1 प्लस I2। देखो यहाँ से करंट अज्यूम किया हमने I1, यहाँ से अज्यूम किया I2, इसके तो अगेंस्ट है ये इस तरफ जाके I2, ये दो I3, ये करंट I1, ये I2 ऐसे। तो फर्स्ट किरचॉफ ये लेते हैं हम, यूजिंग KVL P, यहाँ पे नाम नहीं है, अपनी तरफ से जूम कर लेते हैं, क्यू PQS P में नेगेटिव से पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर पता है नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि करंट भी इसी तरफ, लूप भी इस तरफ। अब देखो लूप तो है नीचे की तरफ, करंट है ऊपर, तो नेगेटिव का अपोजिट क्या होता है, पॉजिटिव। तो 2I2 बराबर किसके रखो, 0 के। ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी आपकी फर्स्ट, ठीक है। ये तो हो गया आपका I1 है बेटा, यहाँ पे I1 10, इसको एक काम करो कॉमन ले लेते हैं, ये 5, ये 2 I1, ये 0। ये इक्वेशन, इसको एक काम करो यहाँ पे भेज देते हैं हम, 5 = 2I1 माइनस I2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इजी हो जाएगा ये। अब इस पे देखो, इसके लिए हम यूज़ करते हैं, ये करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे ले लो, क्यू किरचॉफ लॉ QRS क्यू पे KVL यूज़ करो दोबारा, ठीक है, ऐसे लूप लिए। तो सबसे पहले नेगेटिव से पॉजिटिव पॉजिटिव की वोल्टेज, नेगेटिव से पॉजिटिव पॉजिटिव की वोल्टेज, देखो करंट भी ऊपर की तरफ और लूप भी ऊपर की तरफ, तो क्या आएगा आपका नेगेटिव का 2I2, ये 2I2 है बेटा, ठीक है। फिर ये रह गया लास्ट में नेगेटिव का कितना है, 1, I1 प्लस I2 इक्वल टू 0 के। तो इसको सोल्व करोगे आप, तो आएगा आपका I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इनको दोनों को सोल्व कर लेना बेटा आप, सोल्विंग फर्स्ट और सेकंड से वी गेट, जो आपका आंसर आएगा बेटा 7I1 इज इक्वल टू 21, तो I1 की वैल्यू 3 एम्पियर आएगी, और जो आपकी I2 की वैल्यू 1 एम्पियर, और जो आपका I3 आएगा मतलब I1 प्लस I2 कितना आएगा, 4 एम्पियर। ये क्वेश्चन भी बेटा आपका बोर्ड का है, किरचॉफ का। इसके अंदर भी आपको करंट निकाल के दिखाने हैं। ये कह रहा है करंट फ्लो करना है आपको, एक तो इस वाली ब्रांच के अंदर कितना जाएगा, इसके अंदर और इसके अंदर। तो सबसे पहले बेटा एक टर्मिनल उठा लो कोई भी, ये करंट मान रहे हैं हम I1 अपनी तरफ से, ये I2। तो ये करंट कैसे आएगा बेटा, इस वाले करंट में से ये माइनस कर लो, I1 माइनस I2, ये I1 ये I2, तो इस करंट में से ये माइनस करोगे तो भी आएगा। अब ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। लूप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं हम बेटा, चाहे क्लॉक चाहे एंटी, ऐसे कर रहे हैं हम। यहाँ पे करते हैं सबसे पहले ऊपर की तरफ, यूजिंग या अप्लाई KVL क्लोज पे MNOTM, मतलब ये वाली, ठीक है। स्टार्टिंग करो बेटा। तो सबसे पहले हम चलते हैं बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, ठीक है। अब सारे करंट भी इसी तरफ है, लूप भी इस तरफ, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, नेगेटिव का 2I1 नेगेटिव का 4I1 माइनस I2 बराबर 0। अब इसको बेटा सोल्व कर लेते हैं, तो आएगा आपका 3I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन। अब यूज़ करते हैं बेटा सेकंड। सेकंड बेटा ये रहा आपका TOPS, फिर T, ठीक है, TOPST के अंदर। देखो बेटा हम चलते हैं यहाँ से, ऐसे चल रहे हैं हम, माइनस से प्लस, तो प्लस का 4,
ठीक है। अब करंट डेटा, करंट है इसके अपोजिट, ये नेगेटिव का अपोजिट पॉजिटिव, 4I1 माइनस I2 हो जाएगा यहाँ पे। और फिर करंट भी इसी तरफ है, लूप भी इस तरफ, तो नेगेटिव I2 बराबर 0। तब अगर इसको सोल्व करोगे तो माइनस का 4I1 प्लस का 5I2 इजक्वल टू 4। अब इनको दोनों को एलमिस मेथड से आप इजीली निकाल सकते हो। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड से वी गेट, तो आपका जो I1 आएगा वो 4 एम्पियर और I2 भी सेम ही आएगा 4 एम्पियर। ठीक है। तो बेटा जो इस ब्रांच में तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो क्योंकि हमें पता है इसमें तो I1 ये टोटल जीरो होगा, मतलब टी से ओ की ब्रांच में करंट जीरो फ्लो होगा। और जो एम से एन के अंदर 4 एम्पियर और एस से पी भी 4 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपका। ये कह रहा है आपके पास ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड द रेजिस्टेंस 4 ओम इज बेंट इनटू शेप ऑफ स्क्वायर। कि आपके पास एक वायर था, ठीक है बेटा, टोटल वायर के अंदर 4 ओम रजिस्टर था, उसको बेंट करके एक स्क्वायर बना दिया। ठीक है। और पॉइंट ए इज कनेक्टेड टू ए पॉइंट पी ऑन डी सी बाई ए वायर ए पी ऑफ रजिस्टर ए ओम व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन ए एंड सी द पॉइंट बी एंड पी आर सीन टू बी एट सेम पोटेंशियल, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट ऑफ डी पी। देखो ये कहना क्या चाह रहे हैं आपसे कि बेटा जो ए से, ये ए पॉइंट इस तरफ और ये है आपका बी पॉइंट, ये कह रहा बेटा ए से लेकर बी का 1 ओम रजिस्टर रखा और यहाँ का भी 1 ओम और यहाँ का भी 1 ओम और ए से लेकर पी का भी 1 ओम। ठीक है बेटा। और यहाँ का नहीं पता, ये निकालना है आपको। तो इसको लेट हम मान रहे हैं, सपोज कर रहे हैं एक्स, तो ये क्या होगा आपका 1 माइनस एक्स। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्योंकि टोटल 4 था तो 4 के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, तो ये एक है। ठीक है। गिवन में है ए पी। फिर बेटा ये निकालना है आपको, तो टोटल आपको पता है 1 ओम का है, तो ये मान लिया हमने, सपोज कर लिया एक्स, तो 1 माइनस एक्स, तो ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो सबसे पहले पोटेंशियल चेक करना पड़ेगा बेटा। यहाँ पे कहाँ कहाँ पे है, देखो ए एंड सी, यहाँ पे तो प्लस मानते हैं, यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है। ए से सी, तो यहाँ से करंट जाएगा लेट फर्स्ट I1, तो ये दोनों तो सेम है, ये तो सीरीज़ है। क्या है ये दोनों सीरीज़, तो 1 प्लस एक्स आ जाएगा। यहाँ पे नया डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये 1, यहाँ पे बी 1 ओम, यहाँ पे भी 1 ओम, यहाँ पे लास्ट पॉइंट सी। ठीक है। तो ये 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, और ये इसके साथ पैरेलल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। और ये सेम है बेटा 1 माइनस एक्स, तो ये क्या है आपका 1। इनका ये दोनों क्या है, अब ये करंट I1 लेट ये मान रहे हैं I2, ये दोनों पैरेलल है। क्या है ये पैरेलल, तो इसको पहले सोल्व करना पड़ेगा बेटा। तो इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 1/r इजक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस 1, एलसीएम ले लो इसका, तो एक आएगा x+1, तो यहाँ पे r इजक्वल टू अपोजिट करने पर 1 प्लस एक्स, एक और एक 2 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई में तो बेटा सेम ही वैल्यू आती है, तो इसकी वैल्यू ये है। ठीक है। रेसिप्रोकल करने के बाद 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 प्लस एक्स। ठीक है। तो नया डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे बना लेते हैं बेटा, ये ए, ये बी, ये सी, ये 1 माइनस का एक्स, और ये आंसर 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स, ये इसका है। अब विस्टोन ब्रिज अप्लाई कर देते हैं हम बेटा। क्या पी अपॉन में क्यू, ये तो पी मान रहे हैं हम, ये क्यू, आर और एस, विस्टोन ब्रिज अप्लाई होगा यहाँ पे। तो पी क्यू
1 अपॉन में 1, ये 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स। ये तो पता है आपको, एक सेम होता है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आएगी आपकी √2 माइनस 1 ओम। जब इसको आप सोल्व करोगे तो इतना आंसर आएगा आपका। एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर है बेटा, ये एक एमीटर है, ये 6 वोल्टेज और यहाँ पे 9 वोल्टेज करंट बेटा ऐसे फ्लो हो रहा है। ये 1 ओम इंटरनल है। तो इसमें एमीटर और वोल्ट मीटर की कितनी रीडिंग आएगी ये आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो बेटा, फर्स्ट सर्किट के अंदर जो आपका वोल्ट मीटर किस में कनेक्टेड है, ये पैरेलल में, तो वही रीडिंग निकालता है। तो रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर 6 वोल्ट, ठीक है ना। इसमें 6 वोल्ट आंसर आएगा बेटा, और इसके अंदर भी 6 है तो इसका भी 6 आएगा। रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर जिस पे वोल्टेज कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे बस खाली नेट पोटेंशियल निकाल लेते हैं, फिर इसका नेट पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा ये तो पॉजिटिव का और ये नेगेटिव, तो टर्मिनल ऐड होते हैं बेटा, क्या होते हैं, ऐड। तो कितना आ गया, 15 वोल्टेज है बेटा आपके पास, ठीक है। इसका निकाल लेते हैं नेट पोटेंशियल। इसका तो बेटा सेम टर्मिनल है तो हायर माइनस लोअर, तो 9 माइनस 6 3, इसका 3 है, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस इसका 1 और 1 2, इसका टोटल रेजिस्टेंस 1 और 1 2 ओम, ठीक। तो करंट का फॉर्मूला V 15/2 7.5 एम्पियर आ गया इसकी रीडिंग, ठीक है। इसकी निकालते बेटा I इजकल टू ये 3/2 1.5 एम्पियर। ये इसका प्रॉपर आंसर है बेटा। थैंक यू।